द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है नदी जोड़ो परियोजना और नदी पुनर्जीवन। नदी जोड़ो परियोजना और नदी पुनर्जीवन। नदी जोड़ो परियोजना का मूल विचार ऐसे नदी बेसिनों के बीच जल का स्थानांतरण करना है जहां अपेक्षाकृत अधिक जल उपलब्ध है, उन क्षेत्रों की ओर जहां जल की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम या अत्यधिक मौसमी है। भारत में नदी जोड़ने की अवधारणा मुख्यतः वर्षा और जल संसाधनों के अत्यधिक असमान क्षेत्रीय वितरण से जुड़ी है। पूर्वी और हिमालयी क्षेत्रों के कुछ बेसिनों में अधिक जल प्रवाह मिलता है, जबकि पश्चिमी, मध्य और प्रायद्वीपीय भारत के कई क्षेत्र बार बार जल संकट और सूखे का सामना करते हैं। राष्ट्रीय नदी जोड़ कार्यक्रम। भारत में नदियों को जोड़ने की व्यापक योजना को नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत विकसित किया गया। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान की परिकल्पना 1980 में की गई थी। इस योजना के अध्ययन और क्रियान्वयन संबंधी कार्यों में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी प्रमुख संस्था है। राष्ट्रीय नदी जोड़ कार्यक्रम को मुख्यतः हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक में विभाजित किया गया है। योजना में कुल 30 नदी लिंक चिन्हित किए गए हैं, जिनमें 14 हिमालयी और 16 प्रायद्वीपीय लिंक शामिल हैं। हिमालयी नदी विकास घटक। हिमालयी घटक का उद्देश्य गंगा और ब्रह्मपुत्र सहित हिमालयी नदी प्रणालियों में उपलब्ध जल के अधिक समन्वित उपयोग की संभावनाओं का अध्ययन करना है। इसमें विभिन्न नदियों और उनकी सहायक नदियों पर भंडारण संरचनाओं तथा लिंक नहरों की परिकल्पना की गई है। इसके अंतर्गत मानस, संकोश, तीस्ता, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और अन्य नदी प्रणालियों से संबंधित विभिन्न प्रस्तावित लिंक शामिल हैं। इस घटक की परियोजनाएं अंतर्राज्यीय और कुछ मामलों में अंतर्राष्ट्रीय नदी प्रणालियों से संबंधित होने के कारण तकनीकी और राजनीतिक दृष्टि से जटिल हैं। प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक। प्रायद्वीपीय घटक में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, केन और बेतवा सहित विभिन्न नदी बेसिनों के बीच जल अंतरण की संभावनाएं शामिल हैं। महानदी गोदावरी कृष्णा पेन्नार कावेरी प्रणाली को एक क्रमिक जल अंतरण श्रृंखला के रूप में परिकल्पित किया गया है। प्रायद्वीपीय भारत में कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच कुछ जल अंतरण संरचनाएं पहले से कार्यरत हैं। गोदावरी कृष्णा जल अंतरण। आंध्र प्रदेश में पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के माध्यम से गोदावरी के जल को पोलावरम दाहिनी मुख्य नहर के रास्ते कृष्णा नदी प्रणाली की ओर स्थानांतरित किया जाता है। पोलावरम परियोजना में भी गोदावरी से कृष्णा बेसिन की ओर लगभग 80 टीएमसी जल अंतरण की व्यवस्था शामिल है। ये भारत में अंतर बेसिन जल अंतरण की व्यावहारिक दिशा को समझने का महत्वपूर्ण उदाहरण है। केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना। केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय नदी जोड़ कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में है और नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत क्रियान्वयन के लिए आगे बढ़ने वाली पहली नदी जोड़ परियोजना है। इस परियोजना का संबंध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। परियोजना में केन नदी से बेतवा नदी बेसिन की ओर जल स्थानांतरित करने की योजना है। दौधन बांध, लिंक नहर और संबंधित जल संरचनाएं परियोजना के प्रमुख घटक हैं। परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड में सिंचाई, पेयजल उपलब्धता और जल सुरक्षा में सुधार करना है। इससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को सिंचाई तथा पेयजल लाभ मिलने की परिकल्पना है। परियोजना का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पक्ष पन्ना टाइगर रिजर्व और आसपास के वन क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव से संबंधित है। इसलिए केन बेतवा परियोजना नदी जोड़ने से जुड़े विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन का महत्वपूर्ण उदाहरण है। पार ताप्ती नर्मदा लिंक। इस प्रस्ताव का उद्देश्य पश्चिमी भारत की पार, ताप्ती और नर्मदा नदी प्रणालियों के बीच जल अंतरण की संभावनाओं का उपयोग करना है। यह मुख्यतः गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित प्रस्ताव है। दमनगंगा पिंजल लिंक। दमनगंगा पिंजल परियोजना पश्चिमी भारत की महत्वपूर्ण प्रस्तावित अंतर बेसिन जल अंतरण परियोजना है। इसका उद्देश्य दमनगंगा बेसिन के जल को पिंजल प्रणाली की ओर स्थानांतरित करके मुंबई महानगरीय क्षेत्र की जलापूर्ति बढ़ाने में सहायता करना है। गोदावरी कृष्णा लिंक। गोदावरी बेसिन से कृष्णा बेसिन की ओर जल अंतरण प्रायद्वीपीय नदी जोड़ योजना का महत्वपूर्ण भाग है। इसके पीछे मूल तर्क गोदावरी बेसिन में उपलब्ध जल के एक हिस्से को अपेक्षाकृत अधिक जल मांग वाले दक्षिणी बेसिनों की ओर स्थानांतरित करना है। कृष्णा पेन्नार लिंक। इस लिंक की परिकल्पना कृष्णा नदी प्रणाली से पेन्नार बेसिन की ओर जल स्थानांतरित करने के लिए की गई है। पेन्नार कावेरी लिंक।
ये प्रस्ताव पेन्नार से कावेरी बेसिन की ओर जल अंतरण की व्यापक प्रायद्वीपीय श्रृंखला का हिस्सा है। महानदी गोदावरी लिंक। महानदी से गोदावरी की ओर संभावित जल अंतरण प्रायद्वीपीय नदी जोड़ योजना की महत्वपूर्ण प्रारंभिक कड़ी के रूप में परिकल्पित किया गया है। नदी जोड़ परियोजनाओं के संभावित लाभ। जल की क्षेत्रीय असमानता को कम करके जल अभाव वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त जल उपलब्ध कराया जा सकता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई उपलब्धता बढ़ने से कृषि की मानसून पर निर्भरता कम हो सकती है। कुछ परियोजनाएं शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पेयजल उपलब्धता बढ़ा सकती हैं। जलाशयों और ऊंचाई के अंतर का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। अत्यधिक प्रवाह वाले कुछ बेसिनों से नियंत्रित जल अंतरण बाढ़ प्रबंधन में सहायक हो सकता है, लेकिन नदी जोड़ को बाढ़ की पूर्ण रोकथाम का उपाय नहीं माना जा सकता। परियोजनाएं सिंचाई और जल उपलब्धता बढ़ाकर सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों और आजीविका को समर्थन दे सकती हैं। नदी जोड़ परियोजनाओं की प्रमुख चुनौतियां। किसी नदी में सरप्लस वाटर की अवधारणा स्थिर नहीं है। वर्षा की परिवर्तनशीलता, भविष्य की स्थानीय मांग, पर्यावरणीय प्रवाह और जलवायु परिवर्तन से उपलब्ध जल की मात्रा बदल सकती है। एक बेसिन से बड़े पैमाने पर जल हटाने से उसके निचले प्रवाह, बाढ़ मैदान, आर्द्र भूमि, डेल्टा और जलीय पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ सकता है। बांधों और जलाशयों से वन भूमि, कृषि क्षेत्र और बस्तियां जलमग्न हो सकती हैं तथा विस्थापन और पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लिंक नहरों के निर्माण के लिए बड़े भूभाग की आवश्यकता होती है और वे प्राकृतिक जल निकासी तथा वन्यजीव आवागमन को प्रभावित कर सकती हैं। अंतर बेसिन जल अंतरण से नदी के प्राकृतिक तलछट प्रवाह और पोषक तत्वों के परिवहन में परिवर्तन हो सकता है। अलग अलग नदी बेसिनों के जलीय जीवों के मिश्रण से स्थानीय जैव विविधता और नदी पारिस्थितिकी प्रभावित होने की आशंका रहती है। अंतर्राज्यीय नदियों में डोनर और रेसिपिएंट राज्यों के बीच उपलब्ध जल तथा भविष्य की मांग को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। हिमालयी नदियों से संबंधित परियोजनाओं में भूकंपीय सक्रियता, तीव्र अपरदन, भारी तलछट और भूस्खलन जैसी भौगोलिक परिस्थितियां अतिरिक्त चुनौती पैदा करती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसूनी प्रवाह और हिमनदीय योगदान में परिवर्तन भविष्य के जल सरप्लस और डेफिसिट के आकलन को अधिक जटिल बनाता है। नदी पुनर्जीवन। नदी पुनर्जीवन का अर्थ केवल नदी की सफाई करना नहीं है, बल्कि नदी के प्रवाह, जल गुणवत्ता, बाढ़ मैदान, आर्द्र भूमि, भूजल संबंध, जैव विविधता और प्राकृतिक पारिस्थितिक कार्यों को पुनर्स्थापित करना है। एक स्वस्थ नदी को केवल जलवाहक नहर के रूप में नहीं, बल्कि नदी चैनल, बाढ़ मैदान, सहायक नदियों, भूजल और जैविक समुदायों से बनी एक जीवंत पारिस्थितिक प्रणाली के रूप में देखा जाता है। नदी पुनर्जीवन की आवश्यकता। शहरी नदियों में अनुपचारित सीवेज का प्रवेश जल प्रदूषण का सबसे गंभीर कारणों में है। औद्योगिक अपशिष्ट नदी जल में विषैले पदार्थ और भारी धातुएं पहुंचा सकते हैं। कृषि अपवाह उर्वरक और कीटनाशक नदी में पहुंचाकर पोषक प्रदूषण और यूट्रोफिकेशन को बढ़ा सकता है। अत्यधिक जल निकासी से नदी का प्राकृतिक प्रवाह कम हो सकता है और प्रदूषकों को पतला करने की क्षमता घट सकती है। बाढ़ मैदानों पर अतिक्रमण नदी के प्राकृतिक विस्तार क्षेत्र को संकुचित करता है और शहरी बाढ़ का जोखिम बढ़ा सकता है। बालू खनन नदी तल, प्रवाह मार्ग, तटों और जलीय आवासों को प्रभावित कर सकता है। बांध और बैराज प्राकृतिक प्रवाह तथा तलछट व्यवस्था में परिवर्तन करके नदी की पारिस्थितिक निरंतरता को प्रभावित करते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम। गंगा के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए नमामि गंगे भारत का प्रमुख एकीकृत कार्यक्रम है। इसमें सीवेज उपचार अवसंरचना, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, नदी सतह की सफाई, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, घाट और श्मशान विकास तथा जन भागीदारी जैसे घटक शामिल हैं। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा गंगा संरक्षण और पुनर्जीवन से संबंधित प्रमुख संस्थागत व्यवस्था है। गंगा पुनर्जीवन में मुख्य नदी के साथ उसकी सहायक नदियों और पूरे नदी बेसिन को ध्यान में रखना आवश्यक है। यमुना पुनर्जीवन। यमुना की प्रमुख समस्या विशेषकर शहरी क्षेत्रों में सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण से जुड़ी है। दिल्ली क्षेत्र में नदी का छोटा सा हिस्सा अत्यधिक प्रदूषण भार ग्रहण करता है, इसलिए सीवेज उपचार, नालों का प्रबंधन और पर्याप्त नदी प्रवाह इसके पुनर्जीवन के केंद्रीय तत्व हैं। यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत सीवेज उपचार और प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न चरणों में कार्य किए गए हैं। नदी पुनर्जीवन की प्रमुख रणनीतियां।
नगरों से निकलने वाले सीवेज को नदी में प्रवेश से पहले उपचारित करना नदी पुनर्जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। औद्योगिक इकाइयों के अपशिष्ट जल की निगरानी और उपचार नदी में विषैले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। एनवायरनमेंटल फ्लो बनाए रखना नदी के प्राकृतिक पारिस्थितिक कार्यों और जलीय जैव विविधता के लिए आवश्यक है। नदी के बाढ़ मैदानों को अतिक्रमण और अनियोजित निर्माण से बचाना प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रण और भूजल पुनर्भरण के लिए महत्वपूर्ण है। आर्द्रभूमि और पुराने नदी चैनलों का पुनर्स्थापन प्रदूषकों को प्राकृतिक रूप से फिल्टर करने, बाढ़ जल संग्रहित करने और जैव विविधता संरक्षण में सहायता करता है। नदी तट पर स्थानीय वनस्पति की पुनर्स्थापना मिट्टी के कटाव को कम करती है और नदी तटीय पारिस्थितिकी को मजबूत करती है। शहरी नालों को केवल कंक्रीट चैनल के रूप में देखने के बजाय प्राकृतिक ड्रेनेज नेटवर्क के हिस्से के रूप में पुनर्स्थापित करना शहरी नदी पुनर्जीवन में उपयोगी है। भूजल और नदी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अत्यधिक भूजल दोहन से नदी का ड्राई सीजन बेस फ्लो कम हो सकता है, इसलिए भूजल प्रबंधन भी नदी पुनर्जीवन का हिस्सा है। नदी पुनर्जीवन के लिए बेसन बेस्ड अप्रोच अधिक प्रभावी है, क्योंकि केवल किसी शहर के भीतर नदी की सफाई करने से ऊपर से आने वाला प्रदूषण और प्रवाह संबंधी समस्याएं समाप्त नहीं होती। नदी जोड़ और नदी पुनर्जीवन में मूल अंतर यह है कि नदी जोड़ मुख्यतः विभिन्न बेसिनों के बीच जल के पुनर्वितरण पर केंद्रित है, जबकि नदी पुनर्जीवन नदी के प्राकृतिक प्रवाह, जल गुणवत्ता और पारिस्थितिक स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना पर केंद्रित है। दीर्घकालिक जल प्रबंधन में दोनों अवधारणाओं का मूल्यांकन नदी को केवल जल की मात्रा के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण नदी बेसिन और पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखकर करना आवश्यक है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।